अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को सेहत दे, आफ़ियत दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी शायान साहब की कहानी है और ये कहानी 2016-2017 की उस दौर की कहानी है। ये बताते हैं जिस दौर में मैं मलीर के अंदर एक सोसाइटी के अंदर रहा करता था। ये जो सोसाइटी थी मलीर के बिल्कुल आखिर में मौजूद थी और इस सोसाइटी में वैसे भी आज के दौर में भी इतनी रौनक नहीं हुआ करती। यानी जो अतराफ़ का एरिया है यहाँ पे अब भी खामोशी है। आप कह सकते हैं कि सुनसान और वीरान इलाका मौजूद है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम भी मौजूद नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका बजट लो होता है या आपके पास कम पैसे होते हैं तो उसी हिसाब से आपको अपना घर वगैरह लेना होता है। हमने भी कुछ इसी तरह के हालात की वजह से उस सोसाइटी के अंदर अपना घर लिया था। ये एक 120 गज का कॉर्नर का घर था और जब ये घर ख़त्म हो जाता उसके बाद एक दीवार मौजूद थी। यानी दीवार के बाद खाली हिस्सा मौजूद था, सोसाइटी के बाहर की तरफ का हिस्सा। हम 4 अफराद थे, यानी मैं था, मेरी बहन थी, मेरे अम्मी अब्बू थे और हम 4 अफराद के लिए ये 120 गज का जो घर था वो काफ़ी था। अब मेरे घर वाले ख़ास तौर पे मेरे अम्मी अब्बू इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोने के लिए लेट जाया करते थे, जबकि जो मेरी बहन थी वो आधे एक घंटे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती और उसके बाद वो भी 12 से पहले पहले सोने के लिए चली जाया करती। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी टीन एज थी और मैं ज़ाहिर सी बात है पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया करता था। तो अक्सर ऐसा होता कि लेट नाइट मैं छत पे चले जाता, वहाँ पे जाके गिटार बजाता और ना सिर्फ गिटार बजाता बल्कि कभी-कभी छत पे जाके गाना गा के अपनी आवाज़ को मज़ीद बेहतर करने की प्रैक्टिस किया करता। हालांकि जो मेरे अम्मी अब्बू थे वो मुझे अक्सर मना किया करते कि बेटा इतनी लेट नाइट छत के ऊपर ना जाया करो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मुझे तन्हाई पसंद थी और मैं छत पे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सिंगिंग की या गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर सकता था। वैसे ही एक सर्द रात थी और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी और अगर आप उस सोसाइटी की या मलीर की बात करें तो मलीर में आम तौर पे बाकी शहर की निस्बत सर्दी ज़रा ज़्यादा ही महसूस हुआ करती है। वैसे ही मैं छत पे मौजूद था और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने गिटार बजाना शुरू किया और गिटार बजाने के साथ जैसे ही मैंने एक इंडियन गाने को गाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ इको हो रही है या फिर रिपीट हो रही है। जैसे कि आमतौर पे किसी सुनसान जगह पे या ऐसे एरिया में आप मौजूद हों जहाँ पे आपकी आवाज़ सराउंड किया करे तो आपको कोई हैरानी नहीं हुआ करती। लेकिन जहाँ पे मैं मौजूद था यहाँ पे आवाज़ का गूंजना या दोबारा से मुझे अपनी आवाज़ का सुनाई देना ये बड़ी हैरान कुन बात थी। हाँ, ये सुनसान एरिया ज़रूर था लेकिन आवाज़ के गूंजने का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह गाते गाते मैं एकदम से चुप हुआ और फिर कुछ देर के बाद मैंने दोबारा से गाना शुरू कर दिया। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात मौजूद थे और मैं हैरान था कि इतने दिनों बाद यानी काफ़ी अरसा छत पे गुजारने के बाद मुझे अपनी आवाज़ सराउंड होती हुई क्यों महसूस हो रही है। कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद दोबारा से मुझे वैसा ही महसूस हुआ कि जैसे मेरे साथ साथ जो मेरी आवाज़ है ये ना सिर्फ गूंज रही है बल्कि शायद मेरे अल्फाज या मेरे तरीके से ही कोई इस गाने को रिपीट कर रहा है। अभी शुरू में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ही तरह की कोई आवाज़ है जो कि मुसलसल मेरे साथ साथ सेम गाना, सेम लिरिक्स रिपीट कर रही है। लेकिन कुछ देर के बाद ये जो आवाज़ थी जो कि मुझे अपनी सी आवाज़ महसूस हो रही थी
अब ऐसा लगा जैसे किसी औरत की आवाज़ में या ज़नाना आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बारीक आवाज़ें या कोई नाक से निकली हुई आवाज़ें जिसमें इस गाने को गुनगुनाया जा रहा है। और ये जो आवाज़ थी ये एग्जैक्टली मुझे अपने लेफ़्ट साइड से यानी जहाँ पे पानी की टंकी मौजूद थी उस तरफ से अपने कानों में सुनाई दे रही थी। एक तो शदीद सर्दी, ऊपर से इस तरह से एकदम से किसी औरत की आवाज़ का टंकी की तरफ से सुनाई देना, ये जो कुछ हो रहा था सरासर बड़ा अजीब था। और ना सिर्फ अजीब था बल्कि ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर देने वाला है। इसी दौरानिए में जबकि मैं उस तरफ देखने ही वाला था, मुझे एकदम से अपने सीधे हाथ की तरफ ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ छत के ऊपर आके गिरी हो। और ऐसा ही था कि एक बड़ा सा पत्थर ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से यानी सोसाइटी के बाहर की तरफ से मेरी सिम फेंका हो, जैसे कि उसको मेरा यहाँ पे बैठ के गाना गाना पसंद ना हो। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी और मैं लेफ़्ट साइड पे उस आवाज़ को महसूस कर रहा था जबकि सीधे हाथ की तरफ ये पत्थर मेरी छत के ऊपर आके गिरा था। लेकिन मैंने पत्थर को देखने के बजाय बदस्तूर उस तरफ देखना शुरू किया जहाँ से मुझे उस औरत की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैंने उस तरफ देखना शुरू किया कि जिस तरफ से मुझे आवाज़ अपने कानों में महसूस हो रही थी, तो मैंने देखा कि जो पानी की टंकी है उस टंकी के बिल्कुल बराबर में एक औरत जो कि महज 4 या 4.5 फीट के दरमियान होगी, कुछ अजीब से हुलिये में ऐसा लग रहा था जैसे गंदे संदे कपड़ों में और खुले हुए बालों के साथ वहाँ पे मौजूद है। इस अंधेरे में भी इसकी आंखें सफ़ेदी की तरह चमकती हुई महसूस हो रही थीं। वो मेरी ही आवाज़ में या मेरे ही इस गाने को मेरी ही तरह रिपीट कर रही थी, जैसे कि मेरे गाने का या मेरे इस अंदाज़ का मज़ाक उड़ा रही हो। लेकिन सबसे पहली बात ये थी कि ये औरत इतनी रात में हमारे घर के ऊपर टंकी के बराबर में क्या कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि इसका जो कद था, इसका जो हुलिया था, ये बज़ाहिर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। खैर मैं जल्दी से वापस अपने घर के उस गेट की तरफ बढ़ा जहाँ से मैं नीचे जा सकता था। मुझे अंदाज़ा हो चुका था ये जो कुछ हो रहा है, ये जो भी मखलूक मुझे दिखाई दे रही है, कम से कम ये इंसान नहीं हो सकती। और ऐसा ही था कि जब मैंने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मुझे उस औरत के हंसने की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देने लगी, जैसे कि उसको मेरे यहाँ से भागने पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही हो। खैर भाई सच्ची बात तो यह है कि मैं जल्दी से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने अम्मा अब्बा का दरवाज़ा बजाया और जब मेरे अब्बू उठ के आए तो मैंने उनको सारा का सारा किस्सा वैसे ही सुना दिया जैसे मैंने विटनेस किया था। खैर उस वक्त तो मेरे अब्बू ने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझ पे दमदरूद किया और कहा कि बेटा हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाओ। लेकिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो सोसाइटी है या जहाँ पे जिस एरिया में हम रहा करते हैं, ये सालों से बल्कि सदियों से मुकम्मल तौर पे खाली थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे क्योंकि आबादी होना शुरू हो चुकी है तो अक्सर इस तरह की मखलूक़ात जो हमसे पहले यहाँ पे मौजूद थीं अपने आप को ज़ाहिर करके हमें यहाँ से जाने की हिदायत दिया करती हैं। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम अफनान है और जब मैंने शुरू में नया ट्रक चलाना सीखा था तो जो मेरे फादर थे वो मुझे कहा करते थे कि जब भी तुम कोई बुकिंग लो या कभी भी तुम्हें कोई माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो कोशिश करो
विद इन सिटी अभी काम करो, क्योंकि तुमने अभी नया नया ट्रक चलाना सीखा है। लंबे रूट पे जाना या बड़ी बड़ी लंबी लंबी बुकिंग्स को पकड़ना फ़िलहाल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब ये जो दौर था 1979 का दौर था, और जाहिर सी बात है जब आप विद इन सिटी कोई भी डिलीवरी पकड़ते हैं या आपको शहर के अंदर ही कोई काम करना होता है तो उसके इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते। 1 महीने तक तो मैं अपने फादर की बात पे अमल करता रहा, लेकिन जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुज़रा तो मैं इस ताक में था कि जैसे ही मुझे किसी दूसरे शहर का, इवन के दूसरे सूबे का कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं फ़ौरन से हामी भर लूँगा। और ऐसे ही हुआ कि कुछ दिनों के बाद मुझे एक कंसाइनमेंट मिला, और ये जो कंसाइनमेंट था ये मुझे कराची से सरगोदा पहुंचाना था। अब जाहिर सी बात है कि जब आपके ट्रक में सामान लोड होता है तो आप ट्रक को बहुत ज़्यादा रफ्तार से नहीं चला सकते। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जैसे तैसे जब रात के तकरीबन 10:30-11 बजे हम लोग सादिकाबाद के करीब पहुँचे तो हमने देखा कि जो मेन रोड है, जिसे आप मोटरवे या हाईवे कह सकते हैं, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तकरीबन 200 से 300 अफराद वहाँ पे रोड पे खड़े हुए मौजूद हैं, और जगह जगह टायर्स में आग लगी हुई है। और ये जितने भी लोग हैं या जितने भी मुजाहिरीन हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पुराना दौर था, बहुत सादा लोग थे। ज़्यादातर जो एहतजाज हुआ करते थे उसमें या तो टायर्स में आग लगाई जाती थी या फिर लोग रोड पे जमा होके नारेबाजी किया करते थे। लेकिन मामला जब ख़राब हुआ कि कुछ देर के अंदर अंदर जब वहाँ पे पुलिस आई तो पुलिस आने के बाद एकदम से गोली चली। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस सादा दौर में, यानी अब से तकरीबन 40-45 साल पहले अगर गोली चल जाए तो समझ लें एक क़यामत आ जाया करती थी। और ऐसे ही हुआ कि जैसे ही गोली चली तो हमारे क़ुर्बो जवार में जितने भी ट्रक वगैरह थे या जितने भी लोडर्स थे, वो सारे के सारे लोगों ने आगे पीछे अपने ट्रक को सेव करने के लिए दौड़ाना शुरू कर दिया। अब उस दौर के हिसाब से जो मेरा ट्रक था, उस ट्रक के अंदर भी हज़ारों का सामान मौजूद था। तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या किया, बस मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। जो रास्ता मुझे नज़र आया उस तरफ मैं भी ट्रक को भगाता चला गया। मैं चाहता था कि इस झंझट से, इस मुजाहिरे से तकरीबन 2-4 किलोमीटर दूर पहुंच जाऊं। खैर रात का टाइम था, मुकम्मल अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं थीं। मुझे नहीं पता कि मैं 25 मिनट तक किस रूट पे या किस रास्ते पे ट्रक चलाता रहा, और बिला आखिर 25 मिनट के बाद जब मैंने ट्रक को रोका तो मुझे और मेरे साथ जो एक लड़का मौजूद था, अब हम लोगों को लगने लगा था जैसे हम इस कदर आगे आ चुके हैं कि शायद यहाँ से जंगल का आगाज़ हो चुका है। हमारे अतराफ़ में कच्ची पक्की सड़क मौजूद थी और चारों तरफ ऐसा लग रहा था बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं। खैर हम लोग कुछ देर तक वहाँ पे खड़े रहे और उसके बाद हमने सोचा कि अब यहाँ से वापस मुड़ना चाहिए। लेकिन वापस मुड़ने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक, या आप कह सकते हैं 1.5 घंटे तक, हम लोग उसी तरफ ट्रक को चलाते रहे जिस तरफ से हम लोग आए थे। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि हमारे 1.5 घंटे तक ट्रक चलाने के बावजूद हमें वो जगह या वो हाईवे किसी भी तरह नहीं मिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम मज़ीद जंगलों की तरफ या मज़ीद शहर से दूर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब क्योंकि मैं पहली दफ़ा अपने शहर से बाहर निकला था तो मैं भी लोगों से पूछता पाछता अंदाज़न यहाँ तक पहुँचा था, जबकि जो मेरे साथ साथी मौजूद था उसको भी रास्ते के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी। अब हमें घूमते घूमते तकरीबन 1 या 1.5 घंटा मज़ीद गुजर चुका था और शायद रात के 3-3:30 बजे का टाइम था। एक अजीब बात थी कि जो हमारा ट्रक था उसमें एक तो फ्यूल ख़त्म होने वाला था
दूसरी बात ये थी कि इस ट्रक के अंदर हज़ारों का सामान मौजूद था और अब लगने लगा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम ख़तरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरे फादर ने मुझे एक दुआ लिख के दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि कोई मुश्किल आ चुकी है या तुम किसी परेशानी में घिर चुके हो तो ये दुआ पढ़ना शुरू कर देना। जैसे ही तुम इस दुआ को पढ़ना शुरू करोगे उसके कुछ देर के अंदर अंदर ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। ऐसे ही हुआ कि मेरे पास वो जो दुआ मौजूद थी, मैंने मुसलसल ट्रक को साइड में लगा के उसकी तिलावत शुरू कर दी। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक मैं उस दुआ को पढ़ता रहा और इसके बाद जब मैंने अपने क़ुर्ब जवार में या अतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये जो रोड सीधा जा रहा है उस रोड के लेफ़्ट साइड पे एक अजीब सी रोशनी है जो मुसलसल ऊपर नीचे होती चली जा रही है। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन है या कोई बंदा है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो रोशनी के इशारे से हमें मुखातिब करने की कोशिश कर रहा है। खैर, हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह का नाम लेके ट्रक को उस तरफ बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंच रहे थे तो हमें लगने लगा था कि वाकई में एक बूढ़ा सा शख्स है जो दूर कहीं रोड के किनारे पे खड़ा हुआ है। उसने एक ब्लैक कलर की शॉल ओढ़ रखी है। जैसे कि आमतौर पे गांव के जो लोग हैं वो शॉल को ओढ़ के रखा करते हैं। बहरहाल उसको देख के एकदम से हम दोनों की उम्मीद जागी और अब हमें लगने लगा यकीनन ये जो बाबा है ये हमारी मदद ज़रूर करेगा। जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे तो हमने देखा कि उसके पीछे दो अजीब से छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई होटल है। एक अजीब वीरान होटल था जिसमें एक आध लालटेन रखी हुई थी, जबकि ऐसा लग रहा था कि इस बाबा के अलावा इस पूरे होटल में कोई भी मौजूद नहीं है। बहरहाल जैसे ही हमने उस बाबा को देखा तो हम फ़ौरन से नीचे उतर गए। हमने सोचा कि इस होटल पे जाके बैठते हैं, कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं और खाना खाने के बाद इस बाबा से रास्ता पूछेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग काफ़ी देर से निकले हुए थे। रास्ता भूलना तो अपनी जगह, लेकिन हम दोनों को शदीद भूख लग रही थी। खैर, जैसे ही बाबा हमारे करीब आया उसने हमसे सलाम दुआ की और सलाम दुआ करने के बाद वो पूछने लगा कि आप लोग खाने में क्या लेंगे। अब एक अजीब वीरान सुनसान जगह पे जहाँ पे इसका छोटा सा 2 कमरों का होटल मौजूद है, वो हमसे इस तरह का सवाल कर रहा था जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में आके बैठे हों। अब जब उसने इस तरह से सवाल किया तो जो मेरा दोस्त था वो एकदम से हंसने लगा। वो कहने लगा कि बाबा, इस जंगल में, इस वीराने में अगर हमें हैदराबाद की बिरयानी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब ये जो बात थी ये मेरे दोस्त ने अज़रतन मजाक कही थी और वो हरगिज़ इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो जो बाबा था वो ना सिर्फ हमें गुस्से से देखने लगा बल्कि एकदम से अंदर की तरफ चला गया। अब जैसे ही बाबा अंदर की तरफ गया तो मैं अपने दोस्त पे गुस्सा करने लगा। मैंने उससे बोला कि यार, इतने अंधेरे में, इतने वीरान रास्ते में एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करो यहाँ पे हमें होटल मिल गया है, उसके बाद तुम मुझसे इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हो। अभी जबकि मैं उससे ये बात कर ही रहा था और मुश्किल से बाबा को गए हुए 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे, हमने देखा कि वो अंदर से एकदम से बाहर निकला और जब वो अंदर से बाहर की तरफ आया तो उसके हाथ में 2 प्लेटें मौजूद थीं और उन दोनों प्लेटों के अंदर ना सिर्फ बिरयानी मौजूद थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे गरम गरम बिरयानी जो कि अभी देग से निकाली गई हो। अब जैसे ही उस बूढ़े के हाथ में हमने गरम गरम बिरयानी देखी तो हम लोगों ने फ़ौरन से उसके हाथ से प्लेटें लीं और हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया।
तकरीबन 5 या 7 मिनट के बाद जब हमने वो खाना ख़त्म किया तो दोबारा से वो जो बाबा था हमारे क़रीब आया और हमारे क़रीब आके हमसे पूछने लगा, क्या कुछ और खाना है आपको? अब जैसे ही उसने ये सवाल किया तो पता नहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए मेरे मुंह से निकल गया कि बाबा, आपने हमें गरम गरम बिरयानी तो खिला दी, अगर हमें खानपुर के पेड़े भी खिला दें तो मज़ा आ जाएगा। अब मैंने भी ये जो बात कही थी ये हज़रतन मजाक कही थी, लेकिन अगेन वैसे ही हुआ। बाबा एकदम से हमें गुस्से से देखने लगा और गुस्से से देखने के बाद अंदर की तरफ गया। अब जैसे ही बाबा दोबारा से वापस आया तो उसके पास एक प्लेट मौजूद थी और उस प्लेट के अंदर बाकायदा खानपुर के पेड़े मौजूद थे। अब कुछ देर तक तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। यही कुछ हाल मेरे दोस्त का भी था। वो भी अजीब तरीके से सवालिया निगाहों के साथ मेरी तरफ देख रहा था। अब हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था ये जो मामला है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जो ख्वाहिशात मैंने और मेरे दोस्त ने की, उन ख्वाहिशात को 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर न सिर्फ पूरा किया गया बल्कि बिल्कुल वैसे ही पूरा किया गया जैसे कि हमने डिमांड किया था। अब मुझे लगने लगा था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये यकीनन उन दुआओं का करम है जो दुआएं मैं पूरे रास्ते पढ़ता रहा था। अब जब हम लोगों ने मीठा खाना शुरू किया और मीठा खाने के बाद हमें इस बाबा से आगे बढ़ने का या वापस उस रोड पे पहुंचने का रास्ता पूछना था। जैसे ही मैंने उस बाबा की तरफ देखा और इससे पहले कि मैं उससे सवाल करता तो वो कहने लगा, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ही पहले से उसने ये कहा तो मैंने उससे मजाकन पूछा कि आप क्या बता रहे हैं? तो वो कहने लगा कि आप मुझसे रास्ता पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। फिर वो जो बाबा था उसने कुछ इस तरह से हमें रास्ता समझाया कि अब हमें ऐसा लग रहा था जैसे इस इलाके का या इस पूरे शहर का हमें चप्पा चप्पा मालूम हो। ये कहने के बाद वो जो बाबा था वो दोबारा से अंदर की तरफ चला गया। अब हम वेट कर रहे थे कि बाबा बाहर आएगा, वो हमें बिल देगा, हम उसको पैसे देंगे और फिर यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि 5, 10, 15 मिनट, उसके बाद आधे घंटे तक हम लोग वहीं पे बैठे रहे। इस दौरानिए में ना वो बाबा आया और ना ही हमें वो नज़र आया। खैर आधे घंटे के बाद मैंने अपने दोस्त को कहा कि चलो अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं बिला आखिर वो जो बाबा है वो कहाँ पे मौजूद है। और ऐसे ही हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ जब अंदर की तरफ गया तो अंदर जाने के बाद हमने देखा कि ये जो 2 कमरे हैं ये मुकम्मल तौर पे न सिर्फ खाली हैं बल्कि इन कमरों से बाहर का एक रास्ता है जो कि जंगल की तरफ निकल के जा रहा है। यानी कि इन 2 कमरों में ना ही वो बाबा मौजूद था, ना ही उसकी कोई निशानी मौजूद थी। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये बाबा का इस तरह से मिलना और हमें अच्छे तरीके से हमारी मर्ज़ी का खाना खिलाना और उसके बाद उसका हमें रास्ता गाइड करना, ये जो कुछ हुआ था यकीनन ये उस दुआ के ही वसीले से हुआ था जिस दुआ को या जिस आयत को मैं मुसलसल पढ़ता रहा था। खैर उसके बाद मैं अपने दोस्त को लेके वापस ट्रक के अंदर आके बैठा और ट्रक को घुमाने के बाद वापस से उस रोड की तरफ या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ट्रक को घुमाया और ट्रक को चलाना शुरू किया तो कुछ सेकंड के बाद जब मैंने साइड मिरर से या बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखा तो अब वहाँ पे कोई भी होटल, कोई भी 2 कमरे मौजूद नहीं थे जहाँ बैठ के अभी हम दोनों दोस्तों ने न सिर्फ खाना खाया था बल्कि हमारी उस बाबा के साथ मुलाकात हुई थी। अब जब मुझे ऐसा लगा कि पीछे एकदम से वो जो 2 कमरे हैं गायब हो चुके हैं तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ ट्रक को साइड में ले जाके रोका
बल्कि ले जाके रोकने के बाद बाकायदा मैं अपने दोस्त को लेके जब ट्रक से बाहर निकला और हमने पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो ताहद्दे निगाह ना ही कोई होटल मौजूद था, ना ही वो बाबा नज़र आ रहा था और ना ही कोई होटल की निशानी मौजूद थी। आज के दौर में भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है और इस कलाम की बदौलत आप अपनी मर्ज़ी की जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनको आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं।